जो सिलेबस है आपका ट्रैक पे, नवंबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे 3 क्लास अब दे रहे हैं तो मे बी उससे पहले हो जाएगा, राइट? हाँ, सीबीएसई का है। बाद में करवाएंगे, तो अभी भी सीबीएसई का ही करवा रहे हैं सारा, सीबीएसई का ही करवा रहे हैं। ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस कर रहे थे अबाउट इब्न बतूता। ठीक है, तो इब्न बतूता के लिए क्या था कि बहुत एक्साइटिंग था जो इंडियन सिटीज थे। क्लियर? ही फाउंड इब्न बतूता फाउंड सिटीज क्वाइट एक्साइटिंग, कि भाई वो तो खुद आया था यहाँ पे, और काइंड ऑफ की जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, कि एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु हैड द नेसेसरी ड्राइव, जिनको नेसेसरी ड्राइव है, कुछ करना है, कोई स्किल है उनके पास, तो उनके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, रिसोर्सेज है और स्किल्स जिनके पास हैं, ठीक है, जिनके पास नेसेसरी ड्राइव है, मतलब करना है इस तरह का ड्राइव, और रिसोर्सेज हैं और स्किल है, तो उसके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज था इंडियन सिटीज में। दे वर डेंसली पॉपुलेटेड एंड प्रॉस्पेरस एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल डिसरप्शन। और डेंसली पॉपुलेटेड है तो पॉपुलेटेड है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेड अपॉर्चुनिटीज भी रहेगी। क्लियर? मार्केट जो है वो एक्सपैंडेड रहेगा। तो ये था, और ओकेजनली क्या होता था, डिसरप्शन हो जाता था, वॉर हो गया, क्लियर, किसी तरह का टेंशन है तो वॉर्स एंड इन्वेजन्स, उस केस में थोड़ा डिसरप्शन होता था, तब ट्रेड नहीं होगा या ट्रेड कम होगा या स्किल्ड जॉब्स की कमी हो जाएगी उस समय। लेकिन ओवरऑल क्या था कि अपॉर्चुनिटीज बहुत थे। इट अपीयर्स फ्रॉम इब्न बतूता's अकाउंट दैट मोस्ट सिटीज हैड क्राउडेड स्ट्रीट्स एंड ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट्स। तो क्राउडेड सिटीज थे और कलरफुल मार्केट्स थे। क्लियर? दैट वाज स्टैक्ड विद अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, अलग अलग तरह के गुड्स, सब जगह के गुड्स मिलते थे। तो सीधा सीधा इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी था। इब्न बतूता डिस्क्राइब दिल्ली एज अ वास्ट सिटी। उसने कहा कि दिल्ली जो है बहुत बड़ा सिटी है, वास्ट है, डेंसली पॉपुलेटेड है, बाजार है। और दौलताबाद, ठीक है, पढ़ा है आपने कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैपिटल को शिफ्ट किया था दौलताबाद। बहुत फ्रीकी था, उसके बारे में ऐसे भी कहा जाता है कि कभी भी कोई फ्रीकी डिसीजंस लेने वाला अगर था तो वो इब्न बतूता था। अलग करेंसी कर लिया, वॉर कर दिया, तो इस तरह के डिसीजंस वो लेता था, जो जिसके लिए उसको जाना भी जाता है हिस्ट्री में। और आज भी हम किसी को कहते हैं कुछ अजीबोगरीब कोई डिसीजन लेता तो कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक है, क्या, या कहते हैं तुगलकी फरमान, राइट, कि तुगलकी फरमान निकल गया, जो मन में आया वो कर दिया, कोई लॉजिक उसके आगे क्या होगा नहीं होगा ऐसा सोचता नहीं था। तो ये भी एक डिसीजन था उसका कि दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था, दिल्ली टू दौलताबाद। दौलताबाद इज इन महाराष्ट्र। तो वो कहा कि दौलताबाद भी जो था वो कम नहीं था और राइवल दिल्ली इन साइज, साइज में दिल्ली के कम नहीं था, उसका बराबर ही था। क्लियर? Now here's an excerpt from Ibn Battuta's account of Delhi. दिल्ली के बारे में जो इब्न बतूता ने कहा, यहाँ पे देखते हैं कि the city of Delhi covers wide area and has a large population. The rampart around the city is without parallel. Rampart किसको कहते हैं? जैसे बाउंड्री बना, क्लियर, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कि बाउंड्री बन गया और यहाँ पे ना इस जगह ये पूरा मान लीजिए फोर्टिफाइड है, बाउंड्री बना, कॉर्नर पे क्या किए, उठा दिए। फॉर एग्जाम्पल ये बाउंड्री है, ये एम्बैंकमेंट है फॉर एग्जाम्पल, राइट, ये, और इसके नीचे का ये जो प्लेस हो गया, ये क्या हो गया आपका रैम्पर्ट। क्लियर? ये पूरा जो कवर होता था वही बता रहा है कि रैम्पर्ट राउंड द सिटी इज विदाउट पैरेलल। द ब्रेथ ऑफ इट्स वॉल इज 11 क्यूबिट्स, 11 क्यूबिट्स तक अप्रोक्सीमेटली
इसकी चौड़ाई होती थी। क्यूबिट्स क्या होता है, पहले जो मेजरमेंट का वेज था, जैसे यार्ड यूज करते थे, क्यूबिट यूज करते थे। तो यार्ड का ये था कि भाई या मतलब ये पूरा हाथ जो है, और जैसे नोज से स्ट्रिप ले करके तो इतना यार्ड हो गया। क्यूबिट क्या हो गया, जैसे एल्बो के पॉइंट से यहाँ तक के पॉइंट को जो लिया जाता था, तो मतलब ये एक क्यूबिट हो गया, तो 1 2 इस तरह से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, तो नियरली क्या, सबका हाथ तो अलग होगा, तो अप्रोक्सीमेट होता था, ठीक है। तो अभी का जैसे मेट्रिक सिस्टम है, तो एग्जैक्ट आपको पॉइंट वैल्यू सब कुछ मिल जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेट होता था। अब किसी का हाथ बड़ा होगा, किसी का हाथ छोटा होगा, राइट, क्लियर। सो एंड इनसाइड इट आर हाउसेस फॉर द नाइट सेंट्री एंड गेट कीपर्स। और रैम्पर्ट में क्या होता था, घर होते थे, ठीक है, नाइट कीपर्स के, क्योंकि पूरा प्रोटेक्शन का ख्याल रखा जाता था। ये समझ में आ रहा है ना, रैम्पर्ट कि फोर्टिफाइड है, वॉल्स के नीचे, क्लियर। इधर जो कॉर्नर पूरा एरिया, मतलब एक तरह से गड्ढा बन गया, यहाँ पे पूरा कवर्ड है, तो पूरा कवर्ड है, तो यहाँ पे क्या होते थे, नाइट कीपर्स होते थे इनसाइड इट आर हाउसेस फॉर द नाइट सेंट्री एंड गेट कीपर्स इनसाइड द रैम्पर्ट। उसी रैम्पर्ट में देयर आर स्टोर हाउसेस होते थे फॉर स्टोरिंग एडिबल्स, खाने का सामान के लिए, मैगजीन्स, एम्यूनिशन, ठीक है, हथियार जो होते थे वहीं पे रखे जाते थे। अब क्या है, कोई अटैक कर दिया अगर, तो रैम्पर्ट से ही क्या होता था, वो अटैक को कंट्रोल किया जाता था, इस तरह से प्रोटेक्शन किया जाता था। बॉलस्टार्स क्या हो गया, जैसे आज के टाइम में टैंक है, क्या टैंक है, तो उस टाइम में उस तरह के एम्यूनिशन तो नहीं थे, फायरी एम्यूनिशन, बट फिर भी जो प्रेजेंट थे, तो गोला जैसे फेंकना है, क्या, या स्टोन बड़े बड़े स्टोन्स को फेंका जाता था, तो इस तरह से होता था स्प्रिंग के साथ वो, ताकि वो पुश करे और इस तरह से स्ट्राइक करे, लार्जर डिस्टेंसेस तक वो मार दे, ठीक है। मतलब अर्ली फॉर्म ऑफ टैंक्स कह सकते हैं। यहाँ गोला जा रहा है और उससे बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर, ये सारे, कोई भी आर्मी कोई अटैक किया तो उस पर अटैक किया जाता था, क्लियर। एंड सीज मशीन्स, ठीक है, तो ये सारा कुछ मिलता था। द ग्रेन्स दैट आर स्टोर्ड इन दीज रैम्पर्ट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और यहाँ पे जो ग्रेन्स रखा जाता था, ऑब्वियस सी बात है, तो समझिए कि रैम्पर्ट इतना इंपॉर्टेंट था कि प्रोटेक्शन भी था, फूड के लिए एक तरह से ग्रेनरी की तरह भी यूज किया जाता था, और इसका इंपॉर्टेंस बहुत था। ये सारा इब्न बतूता ने अपने अकाउंट में बताया। कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट रॉटिंग, तो बिना खराब हुए, बिना सड़े हुए, काफी लंबे टाइम तक वहां रह जाता था। इन द इंटीरियर ऑफ द रैम्पर्ट हॉर्समैन होते थे एज वेल एज इन्फेंट्रीमैन, ठीक है, जो बंदूक, एम्यूनिशन ये सब चलाने वाले इन्फेंट्री के लोग, जो सेना के लोग जो होते थे, वो सारे इसमें होते थे। मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ द सिटी टू अनदर। मान लीजिए ये रैम्पर्ट है, तो अब मान लीजिए घोड़ा है, और इस तरह से पूरा सिटी है, इस तरह से जहां जहां, कोई जरूरी नहीं है सर्कुलर होता था, ठीक है, कोई शेप पर्टिकुलर नहीं बताया, तो इस तरह से वो पूरा ट्रैवल करते थे और देखते रहते थे सिटी को। मतलब सिटी को पूरी तरह से सराउंड करके, प्रोटेक्टेड करके रखा हुआ था, क्लियर। द रैम्पर्ट इज पियर्स्ड थ्रू बाय विंडोज, और रैम्पर्ट में खिड़कियां भी लगी होती थी, ठीक है, तो खिड़कियों से देख सकते हैं, which open on the side of the city and it is through these windows that light enters inside। और जो रैम्पर्ट में लाइट भी एंटर करता था इन्हीं विंडोज के थ्रू, क्लियर। द लोअर पार्ट ऑफ द रैम्पर्ट इज बिल्ट ऑफ स्टोन, द अपर पार्ट ऑफ ब्रिक्स। तो नीचे का पार्ट जो होता था, एकदम नीचे में वो स्टोन होता था और ऊपर ईंटें लगी होती थी, क्लियर, इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता था। इट हैज मेनी टावर्स क्लोज टू वन अनदर, बहुत सारा टावर्स होता था अलग अलग जगह, यहाँ एक टावर उठा दिया, यहाँ टावर उठा दिया, इस तरह से टावर्स होते थे। देयर आर 28 गेट्स ऑफ द सिटी। उन्होंने बताया कि 28 गेट थे, आर कॉल्ड दरवाजा, एंड ऑफ दीज द बुदौन दरवाजा इज द ग्रेटेस्ट इनसाइड द मांडवी दरवाजा, ठीक है, वो सबसे बड़ा था। उसने मेंशन किया कि हाँ ये दरवाजा बड़ा था, और इट वाज इनसाइड द मांडवी दरवाजा। देयर इज अ ग्रेन मार्केट, एक अन्न का बाजार था, ग्रेन का मार्केट था। एडजेसेंट टू द गुल दरवाजा, और गुल दरवाजा कुछ पर्टिकुलर दरवाजा को मेंशन किया कहां पे क्या है, और गुल दरवाजा के पास में क्या था,
ऑर्चर्ड था, बागीचा था. इट हैज अ फाइन सिमेट्री, और सिमेट्री था जहां पे कब्रगाह, जहां पे डेड बॉडीज को दफनाया जाता था. इन विच ग्रेव्स हैव डोम्स ओवर देम, और ग्रेव्स के ऊपर डोम्स बने होते थे. क्या? और क्या होता था? एंड दोज दैट डू नॉट हैव अ डोम हैव एन आर्क, और उसके ऊपर आर्क रहता था. ठीक है, आर्च फॉर श्योर. इन द सिमेट्री दे सो फ्लावर्स, और सिमेट्री में क्या करते थे? फूल, फ्लावर्स ग्रो करते थे. क्या? सच एज ट्यूबरोज, जैस्मिन, वाइल्ड रोज एटसेट्रा, एंड फ्लावर्स ब्लॉसम देयर इन ऑल सीजन. तो वहां पे पूरा सिमेट्री जो होता था, फ्लावर्स वहां पे ग्रो किया जाता था. क्लियर है? अब यहां पे देखते हैं हम लोग फिगर 5.8, एन आर्क इन तुगलकाबाद. यही देख रहे हैं, आर्क इसी तरह से या तो डोम होता था या आर्क होता था. तो आर्क इस तरह से बना हुआ है. ये तुगलकाबाद का है, दिल्ली अभी भी है तुगलकाबाद. फिगर 5.9 लेफ्ट, यहां पे देख सकते हैं, ये हम लोग को पूरा का पूरा फोर्टिफिकेशन वॉल दिख रहा है. कैसे? ये पूरा फोर्टिफिकेशन है. क्लियर? और बीच में जैसे ये आपको दिख रहा है ना विंडो, क्लियर, लाइट का एंट्री के लिए था, और इसके पीछे रैम्पर्ट. तो ये एक तरह से एम्बैंकमेंट होता था, उठा हुआ पार्ट. तो क्या हो गया? एम्बैंकमेंट. क्लियर? क्या? हाँ, ये पूरा सिटी जो है प्रोटेक्ट हो गया. जैसे सिटी है, शहर है दिल्ली, अब क्या है, इसके बाउंड्री पे पूरा का पूरा फोर्टिफिकेशन कर दिया. क्लियर? पूरा फोर्टिफिकेशन कर दिया. तो ये उठा हुआ पार्ट है, और उसके नीचे का जो पार्ट है दैट इज व्हाट वी कॉल एज रैम्पर्ट. और रैम्पर्ट में ही आपको बताएं, घुड़सवार इधर से उधर जा सकते थे. नीचे पत्थर का बना था और उसके ऊपर ईंट लगी होती थी. तो ये पूरा का पूरा एरिया एक तरह से प्रोटेक्ट कर देता था, और हर हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट था. अब यहां पे देखें, बाजार्स के बारे में भी बताया गया कि बाजार्स कितने फ्लोरिश थे और कितने इंपॉर्टेंट बाजार्स थे. द बाजार्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, केवल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस नहीं होता था वहां पे, बट ऑल्सो द हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज. सोशल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटीज कॉमन था इन बाजार्स में. क्या? मोस्ट बाजार्स हैड अ मॉस्क, वहां मस्जिद होता था और मंदिर होता था. एंड इन सम ऑफ देम एट लीस्ट स्पेसेस वर मार्क्ड फॉर पब्लिक परफॉर्मेंसेस. तो जैसे डांस करने के लिए पब्लिक परफॉर्मेंस वहां पे होता था. तो इसीलिए कहा गया कि बाजार सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रेड हो रहा है, सामान बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, वहां पे कल्चरल एक्टिविटीज भी हो रहे हैं बाय डांसर्स, म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स. While Ibn Battuta was not particularly concerned while explaining the prosperity of the towns, टाउन के प्रॉस्पेरिटी पे बहुत कंसर्न नहीं था कि हाँ भी बहुत प्रॉस्पेरस है या जो भी. Historians have used his account to suggest that towns derived a significant portion of their wealth through the appropriation of surplus from village. कि टाउन्स का जो वेल्थ था, जो पैसा था, प्रॉस्पेरिटी था, किस पे डिपेंड करता था? जो भी सरप्लस, विलेजेस से जो सरप्लस, जो प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या अदर प्रोडक्शन, उसके सरप्लस के कारण जो एक्स्ट्रा होता था वो सेल होता था, उसके कारण प्रॉस्पेरिटी होती थी. इन बतूता फाउंड इंडियन एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे उसने देखा कि हाँ सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है, तो इसलिए प्रोडक्टिव है बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विच अलाउड फार्मर्स टू कल्टिवेट 2 क्रॉप्स अ ईयर. तो हमारे यहाँ उसने ऑब्जर्व किया कि 2 क्रॉप साल में उगा लिया जाता था, जैसे खरीफ, रबी. हाँ बोलिए. विलेज का जो प्रॉस्पेरिटी है, मतलब जो प्रोडक्शन होता था, अब शहरों में मार्केट है, शहरों में बाकी फैसिलिटीज है, बट जो रियल प्रोडक्शन होता था वो तो आउटस्कर्ट्स में होगा, वो विलेजेस में होगा, कंट्री साइड में होगा. तो विलेजेस में जो प्रोडक्शन का सरप्लस हुआ, एक हुआ कि आपने उगाया अपने लिए, उसको क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस. ठीक है. जो सरप्लस होगा वो सरप्लस ही हमको क्या बताएगा, क्या करता था? वही प्रॉस्पेरस बनाता था. एक्स्ट्रा हुआ तो आप सेल करेंगे ना, आपके पास एक्स्ट्रा है तभी तो आप ट्रेड कर पाइएगा, सेल कर पाइएगा, अदरवाइज आप तो अपना ही पूर्ति कर पाइएगा. Isn't it? He also noted that the subcontinent was well integrated with inter-Asian networks of trade and commerce. तो पूरी तरह से एक नेटवर्क था
नेटवर्क ऑफ ट्रेड, क्लियर, नेटवर्क ऑफ ट्रेड एक्सचेंज अवेलेबल था। तो क्या होता था, मर्चेंट्स होते थे, राइट, उसके बाद सप्लाई मर्चेंट, और फर्दर इसको भेजा जाता था सेंट्रल एशिया में और सप्लाई किया जाता था, उसके बाद एक्सपोर्ट किया जाता था। तो एक पूरा का पूरा नेटवर्क था, राइट। जैसे यहाँ पे मर्चेंट ने क्या किया, किसी से सामान बनवाया, मर्चेंट लिया, मर्चेंट सप्लाई किया। अब मान लीजिए विलेज है, राइट, तो विलेज में यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होता था, पुट आउट पॉलिसी। पुट आउट सिस्टम क्या होता है कि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सामान हम देंगे एज अ मर्चेंट, हम क्या करेंगे, आपको एडवांस सामान सब कुछ, और बदले में हम आपको पे करेंगे, इजंट इट। तो इसको हम क्या कहते हैं, पुट आउट सिस्टम। काम जो है वो आगे पुट आउट किया, और उसके बाद क्या होता था, ये मर्चेंट ले गए, फिर कोई हुआ सप्लाई मर्चेंट जो इनलैंड एरियाज से पोर्ट एरियाज तक या बाउंड्री तक ले जाता था, और वहां से फिर एक्सपोर्ट मर्चेंट होते थे, वो आगे क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे आगे। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे देखें, जो डिमांड हमारे प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा था, और हर एक लेवल पे क्या होगा, प्राइस तो बढ़ता जाएगा। अब मर्चेंट देगा सप्लाई मर्चेंट, अगर ये एक चेन बना हुआ है, ट्रेड ऑफ नेटवर्क एक्सचेंज, तो मर्चेंट जब देगा सप्लाई मर्चेंट को, तो सप्लाई मर्चेंट भी तो प्रॉफिट लेगा। उसके बाद आगे जब एक्सपोर्ट मर्चेंट को देगा, वो अपना कट रखेगा, मतलब प्रॉफिट ऐड करेगा। और इस तरह से जब ज्यादा था इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारे प्रोडक्ट्स का डिमांड बहुत ज्यादा होने के कारण, डिमांड तो था ही, तो मतलब एग्जॉर्बिटेंटली हाई, बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस पे भी हमारा सामान बिकता था, क्लियर। तो यही उसने भी बताया यहाँ पे कि 2 क्रॉप्स अ ईयर उगा लेते थे, फर्टाइल सॉइल था 2 बार में, और क्या होता था, वेल इंटीग्रेटेड ट्रेड एंड कॉमर्स था, वेल इंटीग्रेटेड, with Indian manufacturers being in great demand in both West Asia and Southeast Asia, fetching huge profits for artisans and merchants। ठीक है, तो हमारे आर्टिजन्स और मर्चेंट्स के लिए ह्यूज प्रॉफिट था। और इन्हीं सब चीज को देख करके तो बाद में अंग्रेज भारत आए कि भाई ट्रेड, और उन्होंने हमारे नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड को खत्म कर दिया, पूरा अपने अंदर ले लिया। हम तो अपना अच्छा कर रहे थे, तो मतलब कंट्री साइड में ही था, लेकिन इतना अच्छा इंटीग्रेटेड था कि प्रॉफिट का लेवल बहुत हाई था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर इतने लेवल पे जा रहा है और चीज का डिमांड है, कोई भी प्राइस होगा तो लोग पे करेंगे, हाई क्लास लोग ही खरीदते थे लेकिन पे करेंगे। फेचिंग ह्यूज प्रॉफिट्स फॉर आर्टिजन्स एंड मर्चेंट्स, इंडियन टेक्सटाइल्स पर्टिकुलरली। अब ये सब चीज अगर कहें, कॉटन, कॉटन क्लोथ, फाइन मसलिन, मलमल जिसको कहते हैं, मसलिन कॉटन का ही वैरायटी है, तो इन सब का डिमांड इतना ज्यादा था कि लोग किसी भी प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार थे, क्लियर। सिल्क, ब्रोकेड एंड सैटिन। ब्रोकेड कहते हैं, आपने देखा होगा साड़ी या दुपट्टा में, मतलब क्या कहा जाए, जरी लगा रहता है, राइट, देखा है ना। तो दैट इज, तो ये सब जो सारा हाथ से बनता था, आज भी बनता है हाथ से, लेकिन उस टाइम में तो पूरा का पूरा हैंडलूम प्रोडक्ट था, और इसका डिमांड बहुत ज्यादा था, प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता था, इन सब का डिमांड बहुत था। साटिन वर इन ग्रेट डिमांड। Ibn Battuta informs us that certain varieties of fine muslin were so expensive that they could be worn only by the nobles and the very rich। इतना महंगा होता था तो कौन पहनेगा, जो अमीर लोग होंगे और नोबल्स, रिच, नोबल्स भी रिच थे, वही पहन पाते थे, और कोई नहीं जी। सैटिन कपड़ा होता है, साटिन कपड़ा होता है, सॉफ्ट कपड़ा होता है, देखा होगा ना, कैसे बताएं, यशराज के मूवीज में देखिएगा, ठीक है, स्पेशली किस जो भी पुराना मूवी, अभी तो चाहे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे होगा या जो भी, तो उन सब में आप देखिएगा, स्विट्जरलैंड के लोकेशन में जो साड़ी पहना जाता था, मतलब जो आपको दिखता है, तो वो साटन कपड़ा, मतलब सॉफ्ट होता है और फाइन, क्लियर क्लियर है। यहाँ पे भी देखिए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये डिजाइनिंग जो है, इकत weaving patterns such as this were adopted and modified at several coastal production centers in the subcontinent and in Southeast Asia। ये जो पैटर्न दिख रहा है, ये इस तरह का, इसको इकत पैटर्न कहते थे, और इकत पैटर्न भी काफी फेमस है। हमारा हैंडलूम, इट वाज बेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, बेस्ट था अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर अब बात करें
इन्होंने बताया भाई म्यूजिक भी था, म्यूजिक इन द मार्केट। क्या अब ये भी दिखाया गया है कि जो म्यूजिक इन द मार्केट, इब्न बतूता डिस्क्रिप्शन ऑफ दौलताबाद का डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने। क्या डिस्क्रिप्शन दिया? इन दौलताबाद देयर इज अ मार्केट प्लेस फॉर मेल एंड फीमेल सिंगर, कि मेल और फीमेल सिंगर का मार्केट प्लेस होता था, विच इज नोन एज तारबाबाद। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल बाजार। It has numerous shops and every shop has a door which leads into the house of the owner. शॉप है, शॉप क्या होता था? घर से कनेक्टेड होता था। क्लियर? यहाँ शॉप है, वो डोर खुलता था घर में। क्लियर? The shops are decorated with carpets and at the center of a shop there is a swing. ठीक है, कारपेट से डेकोरेट होता था और एक स्विंग होता था, झूला होता था। क्लियर? झूला होता था on which sits the female singer. फीमेल सिंगर जो होती थी उस झूले पे बैठती थी। Clear? She is decked with all kinds of finery and her female attendants swing her. सारा मतलब अच्छा चीज रहता था और फीमेल अटेंडेंट्स उसको झूला पे झुलाती थी। Clear? In the middle of the marketplace there stands a large cupola. Cupola क्या होता है? जैसे मतलब उठा हुआ प्लेस, जहाँ पे कैसे कहा जाए, उठा हुआ प्लेस होता था, वहां पे ये और कवर्ड उसमें वो रहते थे। जो क्यूपोला जगह है यही सिंगर्स के लिए, विच इज कारपेटेड एंड डेकोरेटेड एंड इन विच द चीफ ऑफ द म्यूजिशियन टेक्स हिज प्लेस एवरी थर्सडे। हर थर्सडे को वहां पे जगह लेता था। आफ्टर द डॉन प्रेयर्स, सुबह के प्रेयर के बाद, अकम्पनीड बाय हिज सर्वेंट्स एंड स्लेव्स। फिर आप देखिए होंगे अगर पुराने कोई किसी के घर में अब है या नहीं, जैसे ये घर है। क्लियर? अब मान लीजिए इतना सा जगह है, एक स्क्वायर जैसा जगह, राइट, मान लीजिए ऊपर से ही, और क्या है वहां पे, मतलब खुला रहता था। खुला कहने का मतलब लोहा का रहेगा ऐसे करके या कुछ, जिससे लाइट जो है अंदर एंटर कर सके नीचे तक। राइट? देखा होगा, देखा है ना आपने, देखा होगा शायद। हाँ, छत पे है तो वो नीचे तक रहता है। क्लियर? तो वो क्या होता था कि लाइट एयर जो है वो जाए, कि पूरा का पूरा अगर सराउंड हो गया तो सफोकेटिंग हो जाएगा, तो इसके लिए वो होता था। ठीक है, उसी के ऊपर ये एक चुपोला होता था। क्या? द फीमेल सिंगर्स कम इन सक्सेसिव क्राउड्स, सिंग बिफोर हिम एंड डांस अंटिल डस्क, आफ्टर विच ही विथड्रॉज। ठीक है, अब जो चीफ होता था वो वहां रहता था और फीमेल सिंगर्स जो है गाती थी, डांस की, जो भी। क्लियर? एंड डांस अंटिल, तो डॉन से डस्क तक, शाम तक पूरा डांस की जब तक चीफ है। और उसके बाद इन दिस बाजार देयर आर मॉस्क फॉर ऑफरिंग प्रेयर्स। मस्जिद होता था प्रेयर ऑफर करने के लिए। वन ऑफ द हिंदू रूलर्स alighted at the cupola every time he passed by this marketplace and the female singers would sing before him. Even some Muslim rulers did the same. ठीक है, तो एक हिंदू रूलर का बताया कि वो रहता है वहां पे और सब कोई डांस करते हैं। क्या? और उसी तरह एक मुस्लिम का भी बताया। गॉट इट? क्या? हाँ, ऑब्वियस ही बात है, उसका चीफ, सारे नहीं, अब जैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, तो एक है तो बाकी सब क्या करेगा, हमको झुलाएगा। अगर इतना इतना कोर में मत जाइए, इतना, अरे वही चीज तो कह रहे हैं कि सिंग करता है, डांस करता है, इसको इसका मेंशन नहीं किया है, इतना अंदर नहीं जाना है। ठीक है, पर इतना समझ जाइए, नर्तकी होती थी, डांस की, सिंगर है, गाया, और जो राजा है, चीफ है, वो एंजॉय किया। ठीक है, दैट्स इट। इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब यहां पे ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप देखिए यहां पे अ यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का जो व्यवस्था था ना, वो सुपर डुपर अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। आज तो इतना अच्छा हमारा कम्युनिकेशन है, इतना सारा क्या इंफॉर्मेशन यहां से वहां, लेकिन उस समय तो था नहीं। लेकिन उस समय भी द स्टेट एविडेंटली टुक स्पेशल मेजर्स टू एनकरेज मर्चेंट। मर्चेंट को एनकरेज करने के लिए
स्टेट बहुत ध्यान देता था, मतलब राज्य सरकार बहुत ध्यान देती थी. ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड रूट्स वर वेल सप्लाइड विथ इंस. जो भी ट्रेड रूट है वहां पे इंस होते थे. इंस का मतलब सराय. सराय जहां पे रेस्ट प्लेस जो होता है, बहुत सारे जगह आप रेस्टोरेंट का नाम देखेंगे, महाराजा इन, राइट. सो दैट इन का मतलब होता है सराय, राइट. ठीक है, नहीं, इट्स नथिंग टू लाफ. ठीक है, वो प्लेसेस था. तो सराय कहने का मतलब रेस्ट प्लेस. अब जैसे आज के डेट में क्या होता है, आप जाते हैं मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह, तो होटल्स होते हैं ना, ठीक है, लाइन होटल होते हैं. तो उसी तरह ट्रेड रूट पे हमेशा सराय होता था, लोग ठहर सके, वहां पे रेस्ट कर सके, आगे जाएं. एंड गेस्ट हाउसेस. Ibn Battuta was also amazed by the efficiency of the postal system. अब यहां पे हम देखें कि पोस्टल सिस्टम जो था ना, उस टाइम में बेहतरीन कर रखा था, जबकि आज के टाइम में तो नेटवर्क है ना हमारे पास, ठीक है, और कम्युनिकेशन फास्ट है. उस समय तो कम्युनिकेशन के लिए ना रेलवे था ना कुछ था, कम्युनिकेशन घोड़ों पे हो रहा है. लेकिन तब भी वो सिस्टम ऐसा बनाया हुआ था जो बेहतरीन था. वो देखते हैं कैसे. which allowed merchants to not only send information, अगर information भेजना है यहाँ से बहुत दूर तक भी, तो वो बहुत अच्छे से कन्वे हो जाता था. and remit credit across long distances. मतलब अगर हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है, मतलब पैसा किसी को देना है. रिमिट का मतलब किसी को पे करना है. जैसे आज पे करना है तो भाई आज तो बहुत अच्छा है, यूपीआई कर दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है. अब हमें पे करना है, मान लीजिए यहाँ पे एक मर्चेंट है, उस मर्चेंट को पे करना है मान लीजिए ईरान में, क्या, तो वो भी इस पोस्टल सिस्टम के थ्रू बहुत आसान था. बता रहे हैं पोस्टल सिस्टम आप समझ रहे हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस का सिस्टम या संचार का सिस्टम आज के समय में. अब उस टाइम में कैसे था. अब मान लीजिए हमें यहां से कोई सूचना भेजना है ईरान, वो कैसे जाता था इसको समझिए, बता रहे हैं. और या मान लीजिए ईरान में किसी को पैसा भेजना है हमको, नहीं ईरान समझिए, क्योंकि वो होता था. तो इतना दूर का डिस्टेंस है, और इतना दूर का डिस्टेंस उस समय तो कैसे जा रहे हैं, घोड़े पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, इस तरह से सिस्टम था. लेकिन वो बहुत बेहतरीन था. बट ऑल्सो टू डिस्पैच गुड्स रिक्वायर्ड द इन शॉर्ट नोटिस, बहुत शॉर्ट नोटिस में भी भेजा जा सकता था. गुप्तचर जो होते थे, यहाँ का इंफॉर्मेशन या वहां का इंफॉर्मेशन सिर्फ 5 दिन में, जो जाने में 40-50 दिन लगता था, वो सिर्फ 4 से 5 दिन में आ जाता था. वो कैसे, ठीक है, 50 डेज. देखिए, द पोस्टल सिस्टम वाज सो एफिशिएंट, while it took 50 days to reach Delhi from Sindh, the news reports of spies would reach the Sultan through the postal system in just 5 days. ठीक है, सिंपल सा चीज था. हाँ देखिए, अब जैसे यहां पे है, हर जगह, जैसे आप समझिए कि एक जगह से दूसरे जगह स्टेशन है, एक जगह से दूसरे जगह पोस्ट ऑफिस है. यहां पे लोहिया नगर पोस्ट ऑफिस, और उसके बाद बांकीपुर पोस्ट ऑफिस, राइट, फिर आरएमएस, ठीक है. तो अब क्या करेगा, यहां से पहुंचेगा वहां बांकीपुर, वहां पे जो बंदा है वो रेडी है इंफॉर्मेशन के, वो तुरंत उसको लेकर के वहां इंफॉर्मेशन. ये जो नेटवर्क एक जगह से दूसरे जगह का जो स्टॉपेज बना हुआ था, इसके थ्रू इंफॉर्मेशन बहुत तेजी. क्या नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क था, कोई नेटवर्क नहीं था. हाँ वो नेटवर्क था. हाँ बताएंगे, इसमें क्लियर हो जाएगा. आपको इन अ नटशेल बता दिए. अब देखिए यहां पे देखिए, इंडियन पोस्टल सिस्टम देखिए इतना बेहतरीन है. उसने बताया, इंडिया द पोस्टल सिस्टम इज ऑफ 2 काइंड. द हॉर्स पोस्ट कॉल्ड उलुक is run by royal horses stationed at a distance every 4 miles. हर एक 4 मील डिस्टेंस, 1 माइल इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर. हर एक 4 मील पर क्या होता था, हॉर्स स्टेशन होते थे, और इस पोस्टल सिस्टम को कहते थे उलक. द फुट पोस्ट, और दूसरा क्या था, फुट पोस्ट. एक हॉर्स पोस्ट, एक फुट पोस्ट. जो हॉर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन जा रहा है हॉर्स पोस्ट उलक,
और एक था फुट पोस्ट हैज 3 स्टेशंस पर माइल। फुट पोस्ट के केस में क्या होता था, 1 माइल में 3 स्टेशन होता था। गॉट इट? इट इज कॉल्ड दावा। इसको क्या कहते थे? दावा। जो स्टेशन को कहते थे दावा। तो एक दावा से दूसरा दावा, दूसरा से तीसरा दावा, इस तरह से इंफॉर्मेशन जाता था। दैट इज 1/3 ऑफ अ माइल। दावा क्या होता है? 1 मील का 1/3, 1/3 ऑफ अ माइल। तो 1 माइल डिस्टेंस, उसमें 3 दावा होगा। और इसी तरह ये पूरा का पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। हाँ बोलिए। नहीं, कम लगेगा ना। यहां से वहां थोड़ी जा रहे हैं आप। यहां इंफॉर्मेशन स्प्रेड किए, वो रेडी है, वो अगला इंफॉर्मेशन, वो अगला, और इस तरह से पहुंच जाता था बहुत तेज। क्या अब इसका बहुत पर्टिकुलर एविडेंस क्यों नहीं होगा? ये तो डिपेंड कर, ये ह्यूमन चीज है, लीक होने का होगा। अब डिपेंड करता है लॉयल्टी पे। अब जो लोग इसमें हैं, अब लीक नहीं होगा। रॉ से इंफॉर्मेशन लीक नहीं होता है, ठीक है। आईएसआई से इंफॉर्मेशन लीक नहीं होता है, होता है। तो ये तो डिपेंड करेगा लॉयल्टी पे, किस तरह से ट्रेन किया गया, किस तरह से किसी को आप ट्रेन करेंगे। आप बन गए आईबी, ठीक है, तो आईबी में आपका सिलेक्शन उसी बेसिस पे होता है। आपके सारे साइकोलॉजी को वो टेस्ट करेगा कि उस लायक है, इजंट इट? तो ये तो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, ठीक है। नाउ एट एवरी 1/3 ऑफ अ माइल देयर इज अ वेल पॉपुलेटेड विलेज, outside which are there 3 pavilions in which sit men with girded loins ready to start. अब 3 पवेलियन होता था और वहां पे लोग, girded loins is a phrase, ठीक है। मतलब कि वो तैयार हैं तुरंत के लिए, मतलब अभी इंफॉर्मेशन आया और वो दे आर रेडी टू टेक द इंफॉर्मेशन फर्दर। सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज girded loins, ठीक है। मतलब जैसे शेर है ना, ठीक है, शेर है या घोड़ा है या कोई भी, तो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड लॉइन, ठीक है। तो वो रेडी है, मतलब भागने के लिए दे आर रेडी। उसी को दिखाया गया यहाँ पे, रेडी टू स्टार्ट। ईच ऑफ देम कैरीज अ रॉड। वो रॉड रखते थे 2 क्यूबिट्स इन लेंथ, मतलब समझ गए, 1 क्यूबिट ये हो गया, मतलब इतना बड़ा रॉड लेकर के चलते थे, विद कॉपर बेल्स एट द टॉप। और उसके आगे क्या होता था? कॉपर बेल्स, ठीक है। तो उधर से भी जो है वो भी रेडी होगा, आवाज जाएगा तो क्लियर। व्हेन द कोरियर स्टार्ट्स फ्रॉम द सिटी, ही होल्ड्स द लेटर इन वन हैंड, द रॉड विद इट्स बेल्स ऑन द अदर, एंड ही रन्स एज फास्ट एज ही कैन। ये फुटपोस्ट की बात कर रहे हैं, फुटपोस्ट इतना बेहतरीन था। When the men in the pavilion hear the ringing of the bell, they get ready as soon as the courier reaches them. One of them takes the letter from his hand and runs at top speed, shaking the rod all the while until he reaches the next दावा। ये प्रोसेस चलता रहता था, मतलब एक दावा फिर नेक्स्ट दावा, और इस तरह से क्या होता था, इंफॉर्मेशन जाता था। तो ये पोस्टल सिस्टम लेटर के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, एज वेल एज टू रिमिट क्रेडिट, क्रेडिट भी रेमिट करना है तो उसके लिए भी ये काम करता था, मतलब पैसा भिजवाना है तो ट्रेड के लिए भी। एंड द सेम प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द लेटर रीचेज इट्स डेस्टिनेशन, जब तक लेटर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता था। दिस फुट पोस्ट इज क्विकर देन द हॉर्स पोस्ट। तो इतना एफिशिएंट था कि ये हॉर्स पोस्ट से भी तेज था फुट पोस्ट। एंड ऑफन इट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द फ्रूट्स ऑफ खुरासन which are much desired in India। वही ईरान का पार्ट है खुरासन, ठीक है। तो वहां से भी जो ट्रेड सामान ये सारा इस तरह से आता था। तो ये बहुत ज्यादा फ्लोरिश था। हमने देखा कितना इफेक्टिव नेटवर्क था, क्लियर। और अगर हम देखें यहाँ पे अ स्ट्रेंज नेशन, अब यहाँ पे अब्दुल रज़ाक के बारे में आगे भी पढ़ेंगे हम विजयनगर एम्पायर के टाइम में। तो A Strange Nation, the travelogue of Abdul Razak, written in the 1440s, is an interesting mixture of emotions and perceptions। अब उसने क्या कहा अब्दुल रज़ाक ने? तो अब्दुल रज़ाक भाई आया था पोर्ट ऑफ कैलिकट, प्रेजेंट डे कोझिकोड, केरला में आया, और वहां से वो फिर उसके बाद which was populated by a people the likes of whom I had never imagined, describing them as a strange nation। तो जब वो आया तो बोला बड़ा स्ट्रेंज जगह है, बहुत अजीबोगरीब जगह है ये। Later in his visit to India, he arrived in Mangalore and crossed the Western Ghats, और वहां पे वो क्या देखता है? एक टेम्पल, ठीक है।
और टेम्पल जब देखता है तो वो बहुत एडमायर्ड हो जाता है, बहुत लाइक करता है कि वाह क्या बेहतरीन है टेम्पल। क्लियर? Within 3 leagues, about 9 miles of Mangalore, I saw an idol house, the like, वो जो मंदिर देखता है उसके लिए तो यूनिक था मंदिर का ये, तो वही देखता है कि आइडल हाउस द लाइक्स ऑफ विच इज नॉट टू बी फाउंड इन ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा वो बताता है। इट वॉज अ स्क्वेयर अप्रोक्सीमेटली 10 yards a side, एक स्क्वेयर था, स्क्वेयर का हर साइड जो था 10 yard, क्लियर? 10 yard का। रीपा कुमारी बताइए तो क्यूबिट क्या होता है? गप दे रही है, भयानक गप, बताइए ना क्यूबिट क्या होता है? नहीं याद रहता, लिख लीजिए। ऑब्वियसली बात है, कुछ इंपॉर्टेंट अगर जो अलग लगता है तो एक छोटा सा नोट ले लीजिए, इजंट इट? नहीं, इजंट इट अ गुड आइडिया? अब बता दीजिए, आप बता दीजिए, छोड़िए। मेजरमेंट किया जाता था तो एक हाथ जो होता है आपके एल्बो से जो मिडिल फिंगर का जो टॉप है, दिस इज क्यूबिट। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, ये यार्ड, एक गज जिसे कहते हैं ना, आज भी यूज होता है, मतलब स्टैंडर्ड नहीं पर 100 गज, 50 गज, क्लियर? और उसको पैर से भी मेजर किया जाता है। हाँ, ओके, तो वो देखता है क्या कि आइडल हाउस है, ठीक है, मतलब मूर्ति उसको दिखता है, आइडल हाउस द लाइक्स ऑफ विच इज नॉट टू बी फाउंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि दुनिया में कहीं नहीं ऐसा होगा। अब्दुल रजाक ने इतने बेहतरीन ढंग से बोला कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होगा। इट वॉज स्क्वेयर अप्रोक्सीमेटली 10 yards a side, मतलब स्क्वेयर था, मतलब एग्जैक्ट स्क्वेयर नहीं बना है, 10 yards a side, all covered with cast bronze, ठीक है, 5 yards in approximately 10 yards a side, 5 yards in height, और जो हाइट था वो कितना था? 5 yards, क्लियर? all covered with cast bronze, cast bronze से वो कवर्ड था, within 4 porticos, ठीक है, porticos क्या कहते हैं? जैसे कहीं घर में घुसिएगा, मतलब कोई बड़ा घर है तो देखिएगा जहां पे आगे का जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है? पोर्टिको, जो निकला हुआ पार्ट होता है, जहां पे मान लीजिए गाड़ी आएगी और गाड़ी वहां पे चली जाए, किसी भी होटल में देखिएगा आराम से आपको दिख जाएगा पोर्टिको, क्लियर? दिखता है ना? एंटर कीजिएगा, यहाँ पे गेट, ये गेट है और ये आगे जो ऐसे निकला हुआ है, राइट, और जहां पे कार वहां से निकल जाएगा, दिस इज व्हाट वी कॉल एज पोर्टिको, यही होगा पोर्टिको, ठीक है? तो वही कहता है कि पोर्टिको है, पोर्टिको वॉज अ स्टैचू इन द लाइकनेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, स्टैचू देखता है ह्यूमन बीइंग जैसा, क्लियर? और वही बताता है फुल स्टैचू, मतलब ईश्वर का मूर्ति, मेड ऑफ गोल्ड, इट हैड 2 red rubies, और कहता है कि बहुत कनिंगली रूबीज, ठीक है, आंख की जगह वहां पे रूबीज लगा हुआ है, आंख दिखाने के लिए, for eyes so cunningly made that you would say it could see what craft and artisanship, तो इतना कनिंगली लगाया हुआ है, और मतलब ये सरकास्टिकली बोला, लेकिन वो बोला यही कि क्या क्राफ्ट है, क्या बेहतरीन आर्टिजनशिप, अगर कोई देखेगा तो यही कहेगा, क्लियर? क्या हुआ? पर्शियन ट्रैवलर था। आगे हम लोग देखते हैं बर्नियर एंड द डीजेनरेट ईस्ट। अब बर्नियर पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि बर्नियर का माइंडसेट जो था वो क्या था कि ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्री से आया था, तो उसका कॉलोनियल माइंडसेट था, उसका सुपीरियरिटी का माइंडसेट था, तो वो कहता है बर्नियर एंड द डीजेनरेट ईस्ट, तो ये ईस्ट और वेस्ट का कंपैरिजन, क्लियर? तो कहता है कि ये डीजेनरेट कर गया, मतलब क्षय कर गया है, खराब है, निचले स्तर पे है, ये कहा। इब्न बतूता chose to describe everything that impressed, इब्न बतूता ने क्या किया? पोस्टल सिस्टम बताया, राइट? यहाँ के रहन सहन के, यहाँ के ट्रेड के बारे में बात किया, बाजार के बारे में बात किया, तो उसको जो जो इम्प्रेस किया उन सब चीजों के बारे में उसने बात किया। लेकिन अब फ्रैंकोइस बर्नियर क्या करते हैं?
belonged to a different intellectual tradition. He was far more preoccupied with comparing and contrasting what he saw in India with the situation in Europe in general and France in particular. तो यूरोप से कंपेयर किया और फ्रांस से खास तौर पे, क्योंकि फ्रांस से था, लुई 14 के टाइम का के रेन का था ये. फोकसिंग ऑन सिचुएशंस व्हिच ही कंसिडर्ड डिप्रेसिंग. अब वो किस चीज पे फोकस किया? जो जो चीज खराब था, गरीबी या जो जो चीज, और उसको भी क्या प्रेजेंट किया होगा? एग्जैजरेट किया, खराब से बताया, डीजेनरेट करके बताया उसने. His idea seems to have been influenced policy makers and the intelligentsia. इंटेलिजेंशिया किसको कहते हैं? जो एलीट लोग हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे, इंटेलिजेंशिया, to ensure that they made what he considered to be the right decision. तो उसने जो लिखा वो इस तरह से लिखा कि ये बताने के लिए कि जो यूरोप में इंटेलिजेंशिया है वो पॉलिसी बनाएंगे तो ऐसा पॉलिसी बनाए इसको ध्यान में रख करके, भारत के कंडीशन को ध्यान में रख करके. क्लियर? अब क्या चीज उसने बताया? बर्नियर्स ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर. उसका बुक है ट्रेवल्स इन द, उसका ट्रेवलॉग जो है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर is marked by detailed observation, critical insights and reflection. तो सारा उसका उसमें उसने क्रिटिसाइज किया है, critical reflection है. His account contains discussions trying to place the history of the Mughals within some sort of a universal framework. He constantly compared Mughal India with contemporary Europe. बार बार उसने कंपेयर किया contemporary यूरोप से, समकालीन यूरोप, मतलब उस समय का यूरोप और उस समय के भारत, मुगल इंडिया को. जनरली एम्फेसाइजिंग द सुपीरियोरिटी ऑफ द लैटर. तो ये जो माइंडसेट था भी कि वाइट सुपीरियर और वाइट सुपीरियोरिटी का माइंडसेट, वो उसमें दिखता है साफ साफ. क्लियर? द सुपीरियोरिटी ऑफ द लैटर, हिज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया वर्क्स ऑन द मॉडल ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन. क्लियर? मतलब टू वे ऑपोजिशन. बाइनरी टू, मतलब वहां का इंडिया और उसका कॉन्ट्रास्ट किया उसने और अपोज किया. वेयर इंडिया इज प्रेजेंटेड एज द इनवर्स ऑफ यूरोप. क्लियर? इंडिया को क्या दिखाया? यूरोप का इनवर्स, उल्टा. क्लियर? अब कैसे? ही ऑल्सो ordered the perceived differences hierarchically so that India appeared to be inferior to the Western world. कि भारत कैसा दिखे? इंफीरियर दिखे, कम आका जाए, मतलब वो श्रेष्ठ हैं और ये नीचे हैं, नीच हैं. द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप. अब इसमें लैंड ओनरशिप में इसने क्या दिखाया कि अकॉर्डिंग टू बर्नियर वन ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन मुगल इंडिया एंड यूरोप वाज लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. अब यहां पे इसने यही दिखाया कि इंडिया में क्या है ना, लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लोगों का प्राइवेट प्रॉपर्टी. वॉट एवर एविडेंसेस उसने लिया, उसने क्या कहा कि लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सब कुछ जो है मुगल राजा के अंदर है. क्लियर? और नोबल्स के अंदर है, चाहे मनसबदार. इन लैंड इन द फॉर्मर ही वाज अ फर्म बिलीवर इन द वर्च्यूज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. ठीक है? तो वो बिलीव करता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए, खेत होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में होना चाहिए. क्लियर? और यहाँ पे उसने इस पे बहुत फोकस किया और दिखाया कि यूरोप में सही है, यहाँ पे गड़बड़ है, पूरा का पूरा गड़बड़ है. एंड सॉ क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड एज बीइंग हार्मफुल फॉर बोथ द स्टेट एंड इट्स पीपल. कि क्राउन का ओनरशिप मतलब किंग का ओनरशिप, राइट, वो क्या है? हार्मफुल है. बताया. He thought that in the Mughal Empire the emperor owned all the land and distributed it among his nobles. यही सिस्टम दिखाया और दिखता भी है. हम जब मनसबदारी प्रथा देखते हैं, मनसबदारी सिस्टम यही होता था कि, और पहले फ्यूडलिज्म, कि किंग है, किंग ने नोबल को ग्रांट किया, नोबल क्या कर रहे हैं? टैक्सेशन कर रहे हैं और एक तरह से स्क्वीज कर रहे हैं फार्मर्स को, बहुत ज्यादा टैक्स ले करके या जो भी है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. तो ये बोला. He thought that in the Mughal Empire the emperor owned all the land and distributed it among his nobles, and that this had disastrous consequences for the economy and society. Economy society के लिए बहुत खराब, बहुत खराब. This perception was not unique to Bernier, but it is found in most travelers' account. ये बहुत सारे travelers के account में हमको ये चीज मिलता है कि क्या है? किंग का ओनरशिप, नोबल्स हैं और इकोनॉमिक कंडीशन हिला हुआ.
Owing to crown ownership of land, argued Bernier, landholders could not pass on their land to their children. कि जो लैंड होल्डर्स हैं वो अपने चिल्ड्रन को लैंड पास ऑन नहीं कर सकते थे. क्लियर? So they were averse to any long-term investment in the sustenance and expansion of production. मान लीजिए आपने जमीन खरीदा, क्लियर? तो वो आगे नहीं जाएगा, वो स्टेट का ओनरशिप है, क्राउन का ओनरशिप है, क्राउन ले लेगा या क्राउन अपने कंट्रोल में रखेगा, ऐसा दिखाया गया है. क्लियर? The absence of private property in land had therefore prevented the emergence of the class of improving landlords as in Western Europe. With a concern to maintain or improve the land, it had led to the uniform ruination of agriculture, excessive oppression of the peasantry. तो हम देखते हैं कि यूरोप से कंपेयर करके दिखाया कि a concern to maintain or improve the land. अब क्या है? यूनिफॉर्म रूनेशन. इसमें क्या होता है? यूनिफॉर्मली बर्बाद ही हो रहा है, अकॉर्डिंग टू फ्रैंकोइस बर्नियर, ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ द पेजेंट्री. पेजेंट्री का बहुत ज्यादा ऑपरेशन, उनको क्या किया जाता है? मतलब ऑप्रेस किया जाता है टैक्स लेने के लिए. एंड अ कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एक्सेप्ट एरिस्टोक्रेसी. मतलब यही दिखाया कि बिग गैप, राइट? बहुत गरीब और एरिस्टोक्रेट है. एरिस्टोक्रेट किसको कहते हैं? एलीट, रिच, हाई क्लास पीपल, राइट? रिच हाई क्लास पीपल. क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है. हाँ, यहां पे वही हम कह रहे हैं कि अभी हमने बात किया कि ये यूनिक नहीं था जो फ्रैंकोइस बर्नियर ने कहा. यूरोपियन ट्रैवलर्स जो आते थे, यूरोपियन ट्रैवलर्स का जो माइंडसेट था, अब दूसरा एग्जांपल भी मिलता है. पेल्सार्ट, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो, मे बी आई चेक. ठीक है, पल्सार्ट ये जो थे वो थे, ठीक है, डच ट्रैवलर. पल्सार्ट Dutch traveler visited the subcontinent during the early decades of the 17th century. तो इन्होंने भी क्या कहा बर्नियर की तरह? He was shocked to see the widespread poverty. उसने कहा कि बहुत ज्यादा गरीबी है यहाँ पे. तो यहाँ पे इतनी ज्यादा गरीबी है, poverty so great and miserable that the life of the people can be depicted or accurately described only as the home of stark want and the dwelling place of bitter woe. क्या कहा कि इतना ज्यादा पॉवर्टी है कि स्टार्क पॉवर्टी और दुख और परेशानी ही है, बहुत ज्यादा गरीबी है. होल्डिंग द स्टेट रिस्पॉन्सिबल, और किसको रिस्पॉन्सिबल किया गया? स्टेट को, किंग को. क्लियर? ही सेज सो मच इज रंग फ्रॉम द, रंग का मतलब वही स्क्वीज करना, नींबू को जैसे निचोड़ते हैं ना, ठीक है? तो मतलब किसानों को निचोड़ के रख लिया है, इतना टैक्स लिया जाता था फ्रॉम द पेजेंट्स दैट इवन ड्राई ब्रेड is scarcely left to fill their stomachs. मतलब सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो पाता था. क्या ये कहा? पल्सार्ट. क्या? तो दोनों एग्जाम्पल में हम देख, क्या बिटर मतलब खराब, कहां पे? much is wrung from the peasant that even dry bread. Dwelling place of bitter, वो मतलब बहुत बुरा, कड़वा. बिटर का मतलब कड़वा होता है, वो का मतलब परेशानी, दुख, राइट? आइए हम लोग कर चुके हैं, खत्म ही है. हाँ, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू.